हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपकी बुक है पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें जो भी चैप्टर है उस प्रत्येक चैप्टर वाइज हमने सब्जेक्टिव लिया है और एक एक सब्जेक्टिव को आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा नीति क्या है? भाषा नीति क्या है? तो इसका जो क्वेश्चन है देखेंगे, भाषा नीति क्या है। भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बलवा न होने देना भाषा नीति कहलाता है। यानी कि भाषा के चलते सबसे पहले ये बात जानिए कि भाषा नीति होता क्या है। कि जब भी अपने देश में राज्यों का बंटवारा हुआ था तो भाषा के आधार पर हुआ था। 1996 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा यह पारित कर दिया गया कि जो भी राज्य में बंटवारा होगा तो वह भाषा के लेकर के होगा, तो उसी को भाषा नीति बोलते हैं। देश की भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार की जो अड़चन होती है, ठीक है, या जो भी बदलाव होती है या कोई भी लड़ाई होती है दो राज्यों के बीच, वह भाषा के लेकर ही होती है। भारत में 114 जो है भाषाएं बोली जाती है, याद रखिएगा। भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है? 114 भाषाएं बोली जाती है। और प्रत्येक भाषा जो है वो अपने अपने राज्य में जो है विशेष होती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा जो होती है वह क्या है? हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा जो है वह अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ। इस विवाद में इस विवाद में ठीक है, सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को मान्यता देकर सुलझाया था। तमिलनाडु में जो है अक्सर जो है हिंदी भाषा को लेकर वहाँ विवाद रहता है, तो वहाँ की सरकार जो है हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को मान्यता देकर इस विवाद को सुलझाने का काम किया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आप ऐसा मैंने इस लैंग्वेज को रखा है ताकि हर बच्चा इस चीज़ को समझ सके, और एक से दो बार यदि वीडियो आप देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगी। और धैर्य से आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इससे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर या 2 नंबर का और 1 नंबर के भी सब्जेक्टिव, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में रखा जाता है। शिक्षा जो विषय है वो संविधान की किस सूची में रखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि शिक्षा जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में रखा जाता है। किस सूची में रखा जाता है? समवर्ती सूची में। संविधान में 3 प्रकार की सूची होता है। आप सभी को मालूम होगा संविधान में कितने प्रकार की सूची होती है? 3 प्रकार की सूची होती है। तो पहला जो है राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची। और दूसरा जो होता है संघ सूची। संघ सूची, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। एक होता है समवर्तीय सूची। समवर्तीय सूची याद रखिएगा, समवर्तीय सूची। इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। जब जब केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है तो केंद्र सरकार के जो है कानून है क्या होता है, राज्य सरकार के कानून को खत्म हो जाती है और केंद्र सरकार के कानून जो होती है वह जारी ही रहती है। तो जो शिक्षा का जो विषय है वो हमेशा समवर्ती सूची में रखा जाता है, क्योंकि इस पर ना राज्य सरकार भी बल देती है और केंद्र सरकार भी बल देती है। तो शिक्षा के विषय को किस में रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होता है कौन होता है? चलिए हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है, और जिस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य दलों की अपेक्षा उसकी संख्या अधिक होती है तो वैसे दल के नेता को विपक्ष का नेता कहा जाता है। 18वीं जो लोकसभा चुनाव अभी जो हुआ है 2024 में, ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि 17वीं लोकसभा चुनाव पूछ दिया गया है 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। और 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ है? 2024 में। और आगे में जो होगा 19वीं वह 2029 में होगा, ठीक है। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा चुनाव, उसमें विपक्ष जो है वह है कांग्रेस के राहुल गांधी, ठीक है। विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी याद रखिएगा, ठीक है, विपक्ष के नेता है, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट विपक्ष में मिला है, इसलिए वह कांग्रेस जो है विपक्ष के नेता है। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्यों की लिखे। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होती है वह यूएनओ का ही एक पार्ट है। यूएनओ क्या होता है? हमने बार बार हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है। यूएनओ जो होता है, यूएनओ के 6 अंग होते हैं, ठीक है। इसी का एक मुख्य इसमें एक अंग होता है जिसका नाम है क्या चीज? WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको WHO भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। इसी को बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इससे हम ना आपको ऑब्जेक्टिव भी बात क्लियर हो रहा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में के द्वारा विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में, ठीक है, विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में क्या किया जाता है? विश्व के प्रत्येक राज्य के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुदृढ़ रखने के लिए, ठीक है, सुदृढ़ यानी कि स्वस्थ रखने के लिए और हेल्थी रखने के लिए जो दवाइयाँ एवं आर्थिक सहायता दी जाती है, इससे इसके आर्थिक भार का वहन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया जाता है। जो यूएनओ है ना, यूएनओ के माध्यम से इसके जो खर्च होती हैं उसमें यूएनओ जो है पार्टिसिपेट करते हैं WHO की, ताकि पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जो गरीब देश है जहाँ पे आर्थिक स्थिति नहीं सही है, वहाँ के लोग भुखमरी, बेरोजगार जो या भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होते हैं यह एक प्रमुख कार्य विश्व के लोगों को शारीरिक विकलांगता से बचाता है। शारीरिक विकलांगता के मतलब क्या होता है? शरीर के कोई भी अंग जो है अपंग हो जाते हैं, ठीक है, या भयानक बीमारियों से वो देश के
जो भी नागरिक गुजरते हैं उनके लिए प्रमुख कार्य करते हैं, दवाई देने का काम, टीकाकरण का काम, ठीक है। आज कोरोना, जैसे अपने कोरोना अभी आया था, उसमें आपने देखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अनेक देशों को, जो देश दवाइयाँ नहीं बना सकती है, जहाँ दवाई नहीं पहुँच सकती, वैक्सीन नहीं पहुँच सकती, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें बहुत सारा हेल्प किया है। और अपने भारत भी जो है इस WHO में बहुत सारा दवाई जो है वह भेजता है फ्री में, ताकि वह गरीब देशों की सहायता कर सके। चलिए आगे हम इस सभी क्वेश्चन को अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जरूर इसको एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। यानी कि सामाजिक न्याय में क्या मतलब होता है कि समाज में जो रह रहे लोग हैं उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है जीवन जीने में, उसकी जो उपलब्धि है वो समान रूप से कराई जा सके। चाहे वह कोई संसाधन हो जाए, चाहे वह कोई सरकारी लाभ हो जाए, तो सभी समाज के लोगों को समान रूप से उस चीज़ की आवश्यकता को पूरा किया जाए, उपलब्ध कराया जाए समाज के वर्ग के द्वारा, उसे ही सामाजिक न्याय कहते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजना, जो सरकारी योजना का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, जैसे कि एक अपने इधर बिहार में जो होती है, चाहे प्रत्येक राज्य में जो होती है, राज्य सरकार जो होते हैं वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अनेक प्रकार की योजना चलाती है, जो प्रत्येक लोगों को पास इस योजना का लाभ पहुंचता है। जैसे राशन उठाना, ठीक है, या अन्य प्रकार की जो योजना है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य अभी जो एक कार्ड बना है, श्रम कार्ड हो गया या हेल्थ कार्ड हो गया, तो इस प्रकार की जो स्कीम है जो प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक को वित्तीय सहायता प्रदान करती है समान रूप से बिना भेदभाव किए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय। उपयुक्त स्थितियां स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कि राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में साझेदारी करता है। ये है ना 10th में हम ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे 10th में पॉलिटिकल साइंस में इस क्वेश्चन का जिक्र है, ठीक है। चलिए ये आपके 12th में भी आ सकता है, तो हम एक एक करके इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व बनकर सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में जो व्यापारी जो है वो भी अपना साझेदारी करते हैं, उद्योगपति भी अपना साझेदारी करते हैं, किसान भी अपना साझेदारी करते हैं, शिक्षक भी अपना साझेदारी करते हैं, औद्योगिक मजदूर जो काम करने वाले मजदूर है वो भी अपना इस संगठन में जो दल होते हैं उसमें अपने सरकार की विभिन्न समितियों में जुड़कर वह प्रतिनिधि बनाकर सत्ता में साझेदारी कर सकता है। प्रत्येक नागरिक जो वोट देते हैं उस सभी जो है इस सत्ता में साझेदारी करते हैं, या अपने हित के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उनके फैसलों को प्रभावित कर सत्ता को क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी बनाते हैं। यदि सरकार कोई गलत योजना लाती है, यदि सरकार कुछ गलत कार्य करती है, तो उसके प्रति हर लोग जो होते हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो उनके वोटर होते हैं, क्योंकि उनका अधिकार होता है कि वह सरकार को यदि अपना वोट देकर के उसे जिताई है तो वह सरकार को इस गलत कार्य को लिए रोक भी सकती है और उसमें साझेदारी भी कर सकती है, ठीक है। तो यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए नीति बनाने का दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके विरोध में दबाव डालता है कि नीतियां इस प्रकार न बनाई जा सके, ठीक है। ऐसी विभिन्न समूह के सक्रिय रहने पर किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाता। जैसे कि मोनोपोली की मतलब एक ही सरकार यदि बने और बार बार वही सरकार जो है उसका कोई विपक्ष ना विरोध करे तो वो अपने मन के करेंगी, तो उसमें कोई साझेदारी नहीं कर सकता है। लेकिन जब विपक्ष पार्टी जो होती है, दो पार्टी जब चुनाव लड़ती है, दो से ज़्यादा पार्टी भी लड़ते हैं, तो दो पार्टी एक होती है जो सत्ता में है और एक ऐसी पार्टी जो हार चुकी है, नहीं उतना वोटें मिली है, तो वह विपक्ष है। तो विपक्ष क्या होती है? अक्सर सत्ता में जो पार्टी होती है उसके द्वारा जो भी नीति अपनाई जाती है उसका विरोध करता है, ठीक है, ताकि वह जनता के हित में काम कर सके। यदि उसका विरोध ना करेगा तो वह सत्ता में साझेदारी क्या होगी? वह एक ही व्यक्ति अपना मनमानी करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? प्रत्येक समाज के वर्ग के व्यक्ति, चाहे वह कोई क्षेत्र से, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो या किसान हो, प्रत्येक या शिक्षक हो, सभी सत्ता में साझेदारी करते हैं और सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी करते हैं। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनका कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी राज्यपाल की जो नियुक्ति है, किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति का क्या होता है? एजेंट होता है, ठीक है। जो प्रत्येक राज्य में या राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य में जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन विशेष अवस्था में त्यागपत्र का भी प्रावधान है, यानी कि जब इनको जरूरत पड़े तो त्यागपत्र भी दे सकते हैं, ये अपने पद पर से हट सकते हैं त्यागपत्र दे करके, ठीक है, आप याद रखिएगा। और राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या होता है कि राज्यपाल के जो मुख्य कार्य होता है, प्रत्येक राज्य में जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उस मुख्यमंत्री के सलाह पर यह राज्य में जो शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं, ठीक है, तो यही राज्यपाल का कार्य होता है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य क्या है। जैसे अपने अभी हमने देखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्य, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख कार्य क्या है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एकता में विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है कि विविधता में एकता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है कि हम विभिन्न हैं फिर भी एक हैं, ठीक है। विविधता में एकता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ी है अथवा प्राकृतिक आपदा आई है तो सभी जाति एवं धर्मावलंबियों यानी कि अनेक धर्म के मानने वाले लोग को ही धर्मावलंबियों बोलते हैं, आपसी भेद बैर भाव को भूलकर एक साथ मिलकर संकट की परिस्थिति का क्या करते हैं, यह हिम्मत से एक साथ मिलकर सामना करते हैं। यह विविधता में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस जब भारत और पाकिस्तान जब एक थे और उस समय अंग्रेजों के शासन था, तो उस समय यह एक साथ मिलकर ही जो भी सभी धर्म के लोग मिलकर अंग्रेजों को भारत से क्या करें, भगाने के काम किए और भारत को आज़ादी दिलाए। तभी एक हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा था कि हम विविधता में भी एक हैं, एकता है। इससे आप क्या समझते हैं कि हम विभिन्न होते हुए हम प्रत्येक धर्म के लोग भी भारत में निवास करते हैं, प्रत्येक जाति के, और फिर भी एक समाज में एक साथ मिलकर व्यवस्थित ढंग से भारत में निवास करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम ऊपर देख लिए हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं। ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है, प्रत्येक पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर काम करती है। ये ग्राम पंचायत जो होता है ना, वो मुखिया के निर्देश पर काम करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया होते हैं और वह मुखिया के निर्देश पर काम करते हैं, ठीक है। ग्राम के लोग लोग महीनों में एक या दो बार एक जगह एकत्रित होकर ग्रामीण समस्याओं को रखकर उसके समाधान करने की योजना बनाते हैं। अतः ग्रामीण लोग के द्वारा महीने में एक या दो बार जो बैठक बुलाकर गांव के लोगों द्वारा सभा की जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। आप देखते होंगे अक्सर अपने गांव में इस प्रकार की सभा होती है, उसे हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि अपने जो आपसी जो समस्या है, उन सभी समस्याओं को सभी गाँव के लोग मिलकर एक सभा के द्वारा संबोधित करते हैं और समस्याओं को उठाते हैं और उसका हल निकालते हैं। खोजने के लिए उस जो ग्राम में सभा बुलाई जाती है, उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। ये आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 10th में भी रहा, 10th क्लास का भी ये क्वेश्चन है, 10th के पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। आगे हम पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण कौन कौन से कारण है। तो हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण है। आपको यह क्वेश्चन यदि आए एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है कि जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, ठीक है। और इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद आपको पॉइंट में लिखना है कि जल में मृत जंतु, मलमूत्र, कूड़ा करकट यानी कि कचरा आदि फेंकने से जल प्रदूषित होता है। दूसरा पॉइंट बना के आपको पॉइंट में बना के लिखिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और व्यवस्थित लगेगा। यह एक अच्छे प्रकार से एग्जामिनर को भी चेक करने में सहूलियत होगी। औद्योगिक कल कारखाने में जो गंदे अवशिष्ट उत्पाद होते हैं, वो जो नदियों में जाने से पहले पहले जल को प्रदूषित कर देते हैं। मतलब कि जो कल कारखाने होते हैं, उसमें जो गंदे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उसे नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण उस नदी के जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। आगे देखते हैं, आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रियता पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। जो हम नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु परीक्षण जब हम करते हैं समुद्र में या समुद्री किनारे, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक, जो फसलों में हम कीटनाशक डालते हैं ना, जो खाद, इससे क्या होता है, मिट्टी में जो मिल जाने से अनेक हानिकारक तत्व भी जलाशयों में पहुंच जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो पानी है, उस यदि वर्षा होता है तो सारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है पानी। तो जब हम फसल में जब कीटनाशक डालते हैं, तो उस कीटनाशक और पानी में घुल मिल के पानी के साथ पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो अनेक कारण हो सकते हैं, आप आगे इससे और भी अपना कारण लिख सकते हैं। चलिए हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र शासित राज्य क्या है। केंद्र शासित राज्य यानी कि क्या है केंद्र शासित राज्य। भारत में दो प्रकार के राज्य हैं, ठीक है। एक पूर्ण राज्य जैसे कि बिहार, बंगाल इत्यादि, ठीक है। अक्सर हम आपको पढ़ाया है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। 28 राज्य है भारत में, टोटल वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा जो है केंद्र शासित राज्य, जिसके अंतर्गत दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ इत्यादि आते हैं। उन केंद्र शासित राज्यों का संचालन केंद्र के मनोनीत उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के द्वारा उनका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल इसका प्रधान होता है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन प्रधान होता है, लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर प्रधान होता है। हालांकि दिल्ली या जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्यों में भी विधानसभा का भी गठन किया गया है। दिल्ली और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राज्य में विधानसभा का, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन है, तो दिल्ली और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में क्या है कि
केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहाँ एक विधानसभा है, ठीक है। जैसे राज्य में विधानसभा होता है, उसी प्रकार से विधानसभा का गठन किया गया है, किए जाने का प्रावधान है। किंतु उनका उसका मुख्य विषय विषय जैसे पुलिस और दूसरा प्रमुख विषय केंद्र के अधीन होता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो पुलिस होती है ना, पुलिस व्यवस्था, वह केंद्र सरकार के पास होता है, उस पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे बिहार राज्य में जो पुलिस होती है, बिहार पुलिस, उस पर बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनके शासन में होता है, उनके अंडर में काम करती है। लेकिन दिल्ली में जो पुलिस होती है वह दिल्ली की सरकार की बात नहीं मानता है, वह केंद्र सरकार की बात मानेगी, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो भी पुलिस व्यवस्था होती है, जो सभी जो है या विशेष केंद्र के अधीन होता है, या सभी जो है केंद्र के अधीन होता है, या केंद्र की बात मानती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सामूहिक वर्ग के खतरे से आजादी सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरे से भरा होता है, उनके खतरों से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। मतलब प्रत्येक सामूहिक वर्ग के खतरों को आजादी की सामूहिक सुरक्षा है, ठीक है। और मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा है, इसके खतरों को मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा, यानी कि एक साथ सभी को सुरक्षा देने को ही हम क्या बोलते हैं, सामूहिक सुरक्षा। चलिए आगे हम देखेंगे पीली क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और पीली क्रांति, तीन प्रकार के क्रांति हम पढ़ाए थे कि श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और हरित क्रांति क्या होता है। तो देखिए, तिलहन की फसल के जो भूतपूर्ण उत्पादन का लक्ष्य रखने हेतु, ठीक है, रखने हेतु पीली क्रांति नाम दिया गया, ठीक है। तिलहन फसल, जो तिलहन फसल होते हैं ना, उसी को उत्पादन में जब किया जाता है उसी को हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत जो है तेल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। यहाँ तेलहीन पौधे की अच्छी उपज के लिए विशेष रूप में किसानों को अच्छी बीज के लिए बीज के साथ साथ उसमें उपयुक्त होने वाली जो कीटनाशक दवाओं की भी मुख्य रूप से उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है। यहाँ तिलहनी पौधे में मुख्यतः सरसों, तीसी, राई, कुसुम, सूर्यमुखी आदि अनेक हैं। तिलहन, यह भी तिलहन फसल है। इसमें तेल को निकाला जाता है, इसे ही हम क्या करते हैं, पीली क्रांति कहते हैं। याद रखिएगा, तेल हमेशा कैसा होता है, पीला। कैसा होता है, पीला, इसलिए ना पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। सरसों क्या होता है, पीला होता है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो भी इसमें आप लोगों को यदि ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी में अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, कि तिलहन फसल किसे कहते हैं, ठीक है, या रबी खड़ी फसल। तो उसी प्रकार से तिलहन फसल जो होते हैं सरसों, तीसी, राई, कुसुम, सूर्यमुखी, ये अनेक प्रकार की फसल को हम तिलहन फसल कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछ सकता है। चलिए आगे हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है। ये बड़ी MBBI क्वेश्चन है, शीत युद्ध, बार बार इससे क्वेश्चन आया, ठीक है। शीत युद्ध क्या है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे। शीत युद्ध हथियार विहीन युद्ध है। हथियार विहीन के मतलब क्या होता है, बिना हथियार से लड़ा जाने वाला, बात से औपचारिक युद्ध है, ठीक है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आरोप लगाता है, उस पर भड़कता है, किसी भी प्रकार से द्वेष लगाता है, तो उसे हम शीत युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। जब दो देश आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर ले, ठीक है, तो उससे शीत युद्ध कहा जाता है। भारत में सदैव शीत युद्ध की निंदा की तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग का समर्थन किया। भारत सदैव जो है शीत युद्ध की क्या करता है, निंदा करता है, ठीक है, और हमेशा विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए समर्थन करता है। धीरे धीरे इस नीति के निहितार्थ स्पष्ट हुए, जिससे भारत को विश्व में महत्वपूर्ण पहचान बनने का अवसर मिला था, ठीक है, मिला। शीत युद्ध के दौर से मुख्य रूप से आज भारत चीन, ठीक है, भारत पाकिस्तान गुजर रहा है। इस युद्ध में सीमा पर के द्वारा अनेक प्रकार की आहुतियां दी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बार बार बॉर्डर पे जो है आतंकवादी समूह के द्वारा, ठीक है, या दूसरे जो है दुश्मन पड़ोसी देश जो होते हैं हमला करते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के जो हमारे फोर्स हैं, जवान हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उन सभी के द्वारा जो होती है हमें सुरक्षा दी जाती है। कभी कभी यह युद्ध में मारे भी जाते हैं, ठीक है। तो शीत युद्ध में क्या होता है कि दो देश आपस में क्या होती है, वैचारिक युद्ध करते हैं, उसी को हम शीत युद्ध करते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान के झंडे का संक्षिप्त परिचय क्या है, संक्षिप्त परिचय आप दीजिए। आसियान जो है एक झंडा है, ठीक है, आसियान एक झंडा नहीं है, मतलब आसियान एक सदस्य संगठन है, उसमें जो झंडा यूज किया जाता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां, याद रखिएगा, धान की कितनी बालियां, 10 बालियां, धान की 10 बाली, 10 बाली दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करता है। धान की जो 10 बाली है ना, आसियान जो एक संगठन है उसका एक झंडे में एक प्रतीक चिन्ह है, धान की बाली है, ठीक है। जो धान होती है उसमें जो धान की बाली है, इस प्रकार से बाली होता है, ठीक है, इस प्रकार से बाली होता है, ऐसे ऐसे जो बाली होता है, तो उस बाली में जो होती है वो 10 बाली जो है वह दक्षिण पूर्वी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को वह इंगित करता है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। वृत्त जो होती है, जो चारों तरफ जो हमने वृत्त अभी बनाया था, उस वृत्त जो होती है वह आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान में जो भी देश है, आसियान संगठन में, उस सभी की एकता का प्रतीक है वो वृत्त, ठीक है, याद रखिएगा, वो वृत्त क्या है, सभी की एकता का प्रतीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हम जब देखेंगे 1978 में चीन द्वारा मुक्त व्यापार की जो नीति का परिचय दीजिए। 1978 में के दिसंबर में
देन देंग स्याओपेंग देंग स्याओपेंग ने ओपन इस ओपेंग ने ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद से चीन में अद्भुत प्रगति की और अगले साल में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। यह तस्वीर चीन में विकसित विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्ति का पता देती है। जो चीन जो है, आप अक्सर सुनते होंगे कि चीन जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है, ठीक है। वह हर मामले में जो आपके किसी भी चीज़ के टेक्निकल के मामले में हो जाए या व्यापार के मामले में हो जाए या किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के मामले में, तो चीन अक्सर टेक्नोलॉजी में आगे है। वह इसी नीति के कारण, खुले द्वार की नीति के कारण, ठीक है। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसियान। आसियान जो फिर से आया कि आसियान में कितने 10 सदस्यों के नाम लिखिए। आसियान में कितने सदस्य थे? 10 को जहान की जो बाली था उस 10 देशों के इंगित करता है। उसका आसियान में जो एक गोल जो वृत्त है वह क्या करता है? वह देश में एकता के बारे में जिक्र करता है, ठीक है। तो पहला जो देश है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है सिंगापुर, पांचवा जो है थाईलैंड, छठा है दारुसलाम और सातवां है वियतनाम, आठवां है लाओस, नौवां म्यांमार, 10वां क्या है? कंबोडिया। ये सभी आसियान सदस्य हैं। इसमें से आपसे कोई 4 ऑप्शन देके पूछ देगा कि और एक नहीं देगा और दूसरे देश का नाम दे देगा, आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक दलीय व्यवस्था, जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल हो उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। विश्व में सिर्फ भारत में ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक दल के प्रभुत्व से गुजर रहा है, ठीक है। भारत में ही एक ऐसा देश नहीं है जो एक दल के प्रभुत्व से गुजर रहा है। विश्व के अनेक देश में एक दल का प्रशासन एवं प्रभुत्व रहा है, लेकिन इन देशों में एक दलीय प्रभुत्व और स्वतंत्रता के बाद भारत में एक दलीय कांग्रेस के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा गंभीर अंतर आया। विश्व के अनेक अनेक देशों में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र के मूल पर स्थापित हुआ है। यानी कि कोई भी देश में जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, यदि एक ही पार्टी बार बार उस चुनाव जीतती है और देश में सरकार बनाती है, तो उसी को हम एक दलीय प्रभुत्व के दौर कहते हैं कि बार बार वही सरकार बन के आ रही है, तो एक दलीय प्रभुत्व के दौर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप समझ चुके होंगे। आगे क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एमबीबीआई ये क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर ये कुछ एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। देखिए अगला जो है क्वेश्चन कर रहा है कि 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन की रचना की गई है। देखिए कह रहा है कि गैर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड की रचना की गई है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड यानी व्यापार ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो हम WTO कहते हैं, जो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता, जो देश जो होते हैं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता, अतः उसकी वजह से 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना। उसका हर 2 वर्ष बाद सम्मेलन होता है जिसमें व्यापार संबंधित जो मामलों की चर्चा की जाती है, निर्णय बहुमत से ली जाती है। यानी कि सभी देश मिलते हैं, सभी देश मिलकर उस निर्णय को लेते हैं बहुमत से। जो सभी सदस्य राज्यों को बाध्यकारी है, उसका अपना न्यायाधिकरण है जिसमें राज्यों के बीच व्यापार संबंधित विवादों का निपटारा होता है, ठीक है। जैसे हम आपको इसको सिंपल भाषा में समझाएं, इसका मतलब यह होता है कि आप अपने सामान को लेकर के विश्व बाजार की मतलब क्या होता है? यदि आप भारत में कोई राज्य यदि अच्छा सामान बनाते हैं, तो भारत के जो व्यापारी होते हैं वो सामान को लेकर यदि पूरा इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि विश्व व्यापार में उस चीज़ को बेचता है, जिससे क्या होता है भारत की छवि भी बढ़ती है और भारत में क्या होती है रोजगार और भारत की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है, तो उसे हम विश्व व्यापार बोलते हैं। और ये सभी जो है वह WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, UNO का ही एक अंग है, वही क्या करता है इसको व्यवस्थित करता है ताकि लोगों को विश्व व्यापार से में विश्वास बना रहे और कोई क्या हो मतलब हानि ना हो, ठीक है। लेन देन की व्यवस्था बनाए रखना सभी काम जो है किसका? विश्व व्यापार संगठन का है। बस इसका कहने का अर्थ यही है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज में बराबरी का प्रयास करना है। किसी के पास अकुत संपत्ति है, मतलब बहुत सारा संपत्ति ना हो और किसी के पास कम पूरा संपत्ति ही ना हो, कोई भुखमरी से ना मर जाए, सर्वत्र आर्थिक बराबरी हो, मूलतः आवश्यकताओं की उपलब्धता सभी नागरिकों को हो, यही आर्थिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि सिंपल भाषा में कि सभी जो समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, उनमें ना सब कोई व्यक्ति पूरा अमीर ही हो और ना पूरा व्यक्ति गरीब ही हो, कोई भुखमरी हो, किसी के पास पूरा धन हो, यानी कि सबके लिए बराबर जो है आर्थिक स्थिति बनाए रखना, उसी को हम आर्थिक न्याय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षेस क्या है? दक्षेस आपने नाम सुना होगा इसका इंग्लिश में बोलते हैं सार्क, SAARC, सार्क, ठीक है। सार्क बोलते हैं, सार्क को ही क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं, यानी कि सार्क। आपने नाम सुना होगा सार्क के बारे में, सार्क, SAARC, सार्क, ठीक है। ये आपको सेंटर एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी देखने को मिला होगा, 5 नंबर के सवाल होता है, ठीक है, और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। सार्क यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल
कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का। इसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। 8 दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन है, यानी कि समूह है। इसका 16वां शिखर सम्मेलन भूटान की राजधानी थिम्पू में 28 या 29 अप्रैल 2010 को संपन्न हुआ। इस संगठन में भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सदस्य हैं इस संगठन के। ये सभी जो देश हैं क्या है? इसके सदस्य हैं। इसके क्या है? सदस्य हैं। कौन कौन? याद रखिएगा कि इसके सदस्य जो है वह बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, ठीक है। ये सभी जो है भूटान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सभी जो है इसके इस संगठन के इस सभी देश जो है इसके सदस्य हैं। इस सभी देश क्या है? इसके सदस्य हैं। सभी देश याद रखिएगा, इस सभी देश जो है इसके सदस्य हैं। भारत जो है, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इस इतना जो हमने अभी यहाँ पे जो बनाया है इस सभी को याद रखिएगा। भारत, भूटान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं। आपसे इसमें से कोई एक देश, 4 देश दे देगा ऑप्शन में और एक देश गायब कर देगा, दूसरा किसी देश के नाम लिख देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। याद रखिएगा आप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। दक्षेस क्या है? दक्षेस यानी साउथ एशियन एसोसिएशन, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं रीजनल कोऑपरेशन। 8 दक्षिणी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसका 16वां शिखर सम्मेलन भूटान की राजधानी थिम्पू में हुआ था, ठीक है। और 2000 भूटान की राजधानी थिम्पू में हुआ था। 2010 में इसका 16वां संस्करण संपन्न हुआ था। इस संगठन में भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। याद रखिएगा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी थे, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द्विराष्ट्र। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है? शीत युद्ध के समय, शीत युद्ध का काल 1945 से लेकर 1951 तक चला था। 1945 में शुरू हुआ था और 1951 में इसकी समाप्ति हो गई थी। द्विराष्ट्र के जब शीत युद्ध के समय 1945 से 1951 में, 1945 से लेकर 1951 में दो अलग अलग गुट विश्व में विभक्त था, ठीक है, विश्व में विभक्त था। एक में था यूएसएसआर, यूएसएसआर। एक तरफ था क्या? अमेरिका, एक तरफ था अमेरिका। तो इन दो देश, पूरे विश्व जो है दो ग्रुप में बटा हुआ था, ठीक है। लेकिन इन दोनों गुट में से कोई में शामिल नहीं था, उसको बोलते हैं तीसरी दुनिया, ठीक है। वो तीसरी गुट थे जिसको गुट निरपेक्ष बोला जाता है, याद रखिएगा। तो शीत युद्ध के समय 1945 से 1951 में दो अलग अलग जो गुटों में विश्व विभक्त था। एक का नेतृत्व सोवियत संघ तो दूसरा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इसे ही क्या होकर द्विध्रुवता कहा जाता है। द्विध्रुव में दुनिया बट किया था, जिसे द्विध्रुवता कहा जाता है। ऐसे राष्ट्र जो दोनों ग्रुप में जुड़े थे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के पोषक थे। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दो मतों, दो प्रभावों एवं दो ध्रुवों का क्या करता है? मतभेद, यानी कि मानते थे, दो ध्रुवे को मानते थे, याद रखिएगा। तो उसे हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कहते हैं। आप सिंपल लिख सकते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। शीत युद्ध के समय 1945 से 1951 में दो अलग अलग गुटों में विश्व विभक्त थे। विश्व की जो राजनीति थी दो अलग अलग गुटों में विभक्त थी। पहला गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। दूसरा गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। और यह दोनों ध्रुवियों को मानने वाले जो देश थे उसे हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के पोषक तत्व मानते हैं। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में दो मत थे, दो प्रभाव थे, दो ध्रुवों के मत को मानने वाले देश थे। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है दूसरा क्वेश्चन है, चकबंदी से क्या लाभ है? चकबंदी क्या होता है? चकबंदी के कृषकों को उत्पन्न कीमत के आदानों का प्रयोग करने में सहायता मिलती है, अथवा वे कम से कम प्रयत्नों से अधिक उत्पादन करने में सफल होते हैं। इससे उत्पादन लागत में भी कमी आता है। चकबंदी का मतलब होता है कि जब कृषक यानी कि किसान जो होते हैं उन्नत किस्म के जो अदानों का प्रयोग, उन्नत किस्म के अदान नहीं, उन्नत किस्म के अनाज होगा, ठीक है, अनाजों का प्रयोग करने में सहायता मिलती है, ठीक है। अथवा वे कम से कम प्रयत्न में, यानी कि कम से कम जो मेहनत है, जो मजदूरी है, उसमें अधिक उत्पादन करने में सफल होते हैं। उससे उत्पन्न लागत को ही में भी क्या होती है? कमी आती है। उसे हम चकबंदी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? इसे क्वेश्चन बहुत ईवी क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो हम अभी टिक कर रहे हैं सभी क्वेश्चन वीवीआई है। भूमि सुधार से अभिप्राय भूमि जो जोत भूमि है कि स्वामित्व में परिवर्तन लाना, ठीक है। पहले जो भूमि जो था वह एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको ना मौलिक अधिकार से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसी को भूमि सुधार कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? भूमि सुधार। आप लिख सकते हैं कि भूमि सुधार जो है पहले संविधान में मौलिक अधिकार था, और इसे क्या कर दिया गया है? एक संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। एक कैसा अधिकार बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, कृषक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या प्रयत्न किए जाते हैं, ठीक है। कृषक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए हम क्या प्रयत्न करते हैं? असामान्यता को दूर करने के लिए, असामान्यता के मतलब क्या होता है? सुनिएगा कि जब कोई व्यक्ति
ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो होते हैं भूमि सुधार किया जाता है, उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उन्नत बीज का प्रयोग किया जाता है। उन्नत बीज का जो प्रयोग किया जाता है, सिंचाई सिंचाई लक्ष्य क्या है? अब आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष जो है प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? जब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेकर सरकार चुनी जाए, तब उसे हम प्रत्यक्ष राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष राजतंत्र है। यहाँ जनता को मतदान का अधिकार प्राप्त है। वह अपनी मर्जी से अपने सांसद एवं विधायक को चुनती है। हमारे यहाँ जो है भारत में वो कैसा राजतंत्र है? तो प्रत्यक्ष राजतंत्र। आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष राजतंत्र में क्या होता है कि जनता जो होती है उसे खुद अपने ही बीच से कोई जो मेंबर होते हैं उसे चुनकर खुद के लिए शासन के लिए उसे भेजती है। ठीक है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीकरण भूमंडलीय तापमान क्या है? इसे हम नीचे भी देखेंगे भूमंडलीय तापमान क्या है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में पुरुष और महिलाओं की स्थिति का अंतर बताइए। शिक्षा में पुरुष और महिलाओं की स्थिति क्या है? पुरुष और महिला की स्थिति में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अंतर है कि स्त्री साक्षरता दर 2001 में 54.16% थी, जबकि पुरुष की साक्षरता दर 75.85% थी। ठीक है, शिक्षा के अभाव के कारण रोजगार, परीक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग जैसे क्षेत्र में महिलाओं की सफलता सीमित है। यानी कि महिला अभी भी जो है पुरुष की अपेक्षा बहुत ही कम शिक्षित है और इसमें रोजगार में भी कम सृजन मिल रही है। तो यह हमारे लिए निंदनीय है और हमें इस पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के द्वारा बनाए गए किन्हीं दो सैन्य संगठन के नाम लिखिए और सैन्य संधि की सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, तो पहला शीत युद्ध में जो दो महाशक्तियों में जो संगठन बना था, पहला आपने नाम सुना होगा नाटो। ठीक है, नाटो NATO नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था कब? 1949 में। इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। देखते हैं पहला जो है, इसको देखते हैं। पहला इधर है और दूसरा जो है यहाँ से, दूसरा यहाँ से है। पहला को देख लेते हैं कि नाटो 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो का गठन किया गया था। यह अमेरिका के द्वारा गठन किया गया था। अब नाटो के सदस्यों को शांति का भागीदार कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शांति का भागीदार किसे कहा जाता है? नाटो के सदस्यों को कहा जाता है। और दूसरा वर्षा की संधि, सोवियत संघ जो यूएसएसआर था ना, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, उसके जो सैनिक संगठन उसको हम वर्षा कहते हैं। और सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में वर्षा की संधि का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को अमेरिकी प्रभुत्व से बचाना था। जैसे इसमें पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी या बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। ठीक है, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। ऐसे सैन्य संधियां आत्मरक्षा के लिए की गई थी। सदस्य राष्ट्र अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक हितों को देखते हुए सैनिक गुटों में शामिल हुए। ऐसे संधियां जो है सामूहिक सुरक्षा पर आधारित था। तो आप याद रखिएगा कि शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्ति जो थी अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका बनाया था नाटो और यूएसएसआर बनाया था क्या चीज? वर्षा बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, वर्षा की स्थापना 1955 में कब हुआ था? 1955 में। नाटो की स्थापना 1949 में। चलिए याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया कि नाटो की स्थापना कौन सा देश किया था? तो अमेरिका ने किया था। चलिए, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व बैंक है उसका मुख्य कार्य क्या है? ये MVBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले लिखेंगे कि विश्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है और पॉइंट में लिखेंगे सदस्य देशों के प्रदेशों की जो पूर्ण निर्माण एवं विकास में सहायता होना। ठीक है, ऋण व दूसरा पॉइंट, ऋण व अन्य उपनिवेशों में सहभागिता के आधार पर क्या करना? प्रत्याभूति देना और उसके विदेशी निजी निवेशकों को प्रोत्साहित देना। ठीक है, विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। ठीक है, देखिए कहने का अर्थ यह है सिंपल बातों में कि जो सदस्य देश होते हैं विश्व बैंक के, उसके निर्माण में, पुनर्निर्माण में, विकास में सहायता देता है। पैसा, ऋण प्रदान करना यानी कि उधार देने के काम करता है। जो उपनिवेशिक जो सामूहिक भागीदार है उसको भी प्रत्याभूति यानी कि प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। जो विदेशी निजी निवेशक को भी प्रोत्साहित करता है, जो इसमें निवेश करता है, निवेश के मतलब जो इसमें पैसा डालता है। ठीक है, पैसा डालता है, निवेश करता है, तो उसे भी सहायता करता है विश्व बैंक। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नौ उपनिवेशवाद क्या है? नौ उपनिवेशवाद परंपरागत उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक समृद्ध एवं शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर सीधा आर्थिक शोषण करने के बजाय उसका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है। ठीक है, मतलब पहले के जमाने में जो कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन बना लेता था। ठीक है, तो आज वैसा नहीं है। आज उसको ना डायरेक्ट सीधा ना करके इनडायरेक्टली आप उस देश को ऋण देकर के, यदि कोई देश गरीब है उसे बड़ा देश उसको ऋण देकर उस पर आर्थिक बोझ डालता है और अप्रत्यक्ष रूप से उसका शोषण करता है। उसे कि हम नौ उपनिवेशवाद कहते हैं, यानी कि नया उपनिवेश बनाने की तरीका है यह चीज। जैसे कि चीन अभी पाकिस्तान को बहुत सारा धन देकर के उसे अपना गुलाम बनाने की धीरे धीरे कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा श्रीलंका पर उसने जो बंदरगाह है, एक चाबहार बंदरगाह है, उसको अपने अधीन कर लिया है और बहुत सारा जो उसका एरिया है उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नौ उपनिवेशवाद।
ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज और कल में वैश्वीकरण में क्या अंतर है? आज और कल में, यानी कि आज के वैश्वीकरण और कल यानी कि जो पहले की वैश्वीकरण, दोनों में क्या अंतर है? आज और कल के वैश्वीकरण में बहुत अंतर है। आज न केवल वस्तु ही एक देश से दूसरे देश जाती है, अपितु बड़ी संख्या में लोग भी जाते हैं। पहले केवल तैयार की गई वस्तु ही जाती थी, अब उनमें कच्चा माल, औद्योगिकी और लोग भी सम्मिलित होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि आज जो वैश्वीकरण में है, पहले सामान ही, वस्तु ही बेची जाती थी, लेकिन आज मानव की तस्करी भी की जाती है। यानी कि जो मजदूर होते हैं उन्हें मजदूरी करने के लिए अपने देश से दूसरे देश में भी जाते हैं। ठीक है, उसी को कहा जा रहा है कि आज और कल जो वैश्वीकरण में क्या अंतर है। पहले हम वस्तुएं बनाकर, कच्चे सामान या वस्तुएं हम विश्व बाजार में ले जाते हैं, विश्व में बेचने ले जाते थे, लेकिन आज हम ना यहाँ मजदूर को भी हम विश्व बाजार में ले जाते हैं। ठीक है, आगे है दूसरा है उदारीकरण क्या है। उदारीकरण से आपके इस नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि उदारी का मतलब क्या होता है। उदारी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में प्रतिबंधों को समाप्त करना। उदार मतलब क्या होता है, नहीं सुनते हैं कि आप लोग उदार चरित्र वाले, उदार हृदय वाले, मतलब कि किसी को, कोई भी व्यक्ति यदि कोई उधार लिया हो तो उसे माफ कर देना। ठीक है, तो उसी को उदार बोलते हैं। उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में जो प्रतिबंध है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो कर लगाया गया है, उसको समाप्त कर देना। अधिक प्रतिस्पर्धात्मक रूप प्रदान करना। उदाहरण के नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप निजी क्षेत्र को और अधिक सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार जो है उदारीकरण को और भी विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका यही आंसर था, और इसमें का जो है कुछ कट गया है, कुछ पार्ट, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि इस प्रकार से उदारीकरण का अर्थ जो है कि नई आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक नीति जो है उसके क्षेत्र में अधिक सुविधा प्रदान करके दिया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, जो बीमारू राज्य है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वैसे राज्य जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर लोग शिक्षा की कमी है, जहाँ पर लोगों में शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है, उसका उदाहरण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम यानी कि असम के समवर्तीय राज्य एवं बिहार का कुछ हिस्सा बीमारू राज्य के श्रेणी में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीमारू राज्य क्या है, कि भारत के वैसे राज्य जहाँ पे क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन है, लोग जो है शिक्षित नहीं है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है। ठीक है, इसमें महिलाओं की स्थिति जो है वह बहुत ही दयनीय है। उसका उदाहरण उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, असम है के समवर्तीय राज्य एवं बिहार के कुछ अन्य हिस्से हैं, उसे हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रखते हैं। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय दल यानी कि जो पूरे राष्ट्र में है, क्षेत्रीय दल जो किसी एक क्षेत्र विशेष में होता है, उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। चलिए हम देखते हैं एक एक करके दोनों को। जो दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतकर संसद में आती है, उसे हम राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसमें कुल मतदान का कुछ प्रतिशत निर्धारित रहता है। भारत में भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल दल राष्ट्रीय दल है। ये कुछ पार्टी का जो हमने उदाहरण लिया है, ये सभी राष्ट्रीय दल है। जो दल क्षेत्रीय, अब क्षेत्रीय पार्टी के बारे में जान लेते हैं। जो दल क्षेत्रीय स्तर पर यानी प्रांतीय स्तर पर जीत प्राप्त करती है और संसद या विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करता है, उसे हम क्षेत्रीय दल की संज्ञा में दी जाती है, क्षेत्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। भारत में जनता दल यूनाइटेड, राजद एवं उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा आदि दल जो है क्षेत्रीय दल में आते हैं। ठीक है, यह सब क्षेत्रीय दल है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO का मतलब क्या होता है? आई से इंटरनेशनल, ए से लेबर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO संयुक्त राष्ट्र की एक यानी कि यूएनए की एक विशेष संस्था। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना है। लोग यानी कि समाज के लिए न्याय प्रयास करना है और श्रमिकों की दिशा में सुधार करना, जो मजदूर है उसकी दशा और दिशा में दोनों में सुधार करना। इस संस्था के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इस संस्था का प्रमुख कार्य विभिन्न राष्ट्रों के मजदूरों के वेतन तथा काम करने का जो समय है उसको निश्चित निर्धारित करता है। मजदूर के प्रचलित जो बेकारी है को रोकना, यानी कि उससे ज़्यादा काम करा लेना, यानी कि 8 घंटे की पैसा देकर उससे 10 घंटे के काम करा लेना, या उसको कम पैसा देकर उससे ज़्यादा मजदूरी कराना है, उसी को बेगारी कहा जाता है। उसको रोक लगाना इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बच्चों तथा स्त्रियों को शोषण से बचना, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा उसके शारीरिक क्षमता से ज़्यादा काम कराना, या स्त्रियों को उससे ज़्यादा काम कराना, उसकी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा काम कराना, इस जो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोला जाता है। मिल मालिक तथा मजदूरों के बीच हुए झगड़ों को सुलझाना, जो मिल मालिक होते हैं और मजदूरों के बीच हमेशा जो झगड़े होते हैं, ठीक है, उसे सुलझाने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसको करते हैं। अब मजदूरों के जीवन के स्तर को उन्नत करने तथा मजदूरों की जो भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों का आयोजन करना भी इसका ही मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। युद्ध क्या है? युद्ध का क्या अर्थ है या यह क्या देता है? युद्ध का अर्थ होता है विनाश। युद्ध देता है सभी को विध्वंस, मृत्यु, आपातन, जनधन हानि के पीछे छोड़ देता है। युद्ध से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि युद्ध करने से किसी देश की उन्नति होती है, नहीं, वो किसी भी देश की जो होती है उससे विनाश होता है और उसके जनधन जो की और जान माल की क्या होती है, हानि होती है। और अनेक देश इस युद्ध में यदि सम्मिलित होते हैं तो उस देश के क्या होती है, प्रगति, आने वाली जो प्रगति है वह स्थगित हो जाती है और उस देश की जनता भी क्या हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, जिससे पूरे देश का क्या होता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। चलिए, रंग भेद क्या है? रंग भेद तो आप जानते ही हैं। रंग भेद क्या है?
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रंग भेद के विरुद्ध किए जाए 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। रंग भेद नस्ल आधारित भेदभाव का निकृष्टतम रूप है। यह मानव और लोकतंत्र का विरोधी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद समर्थन सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबंध लगाया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उसी वहाँ भी रंग भेद हुआ था गांधी जी के साथ भी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएनओ ने रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया इस रंग भेद के कारण। वहाँ रंग भेद के लिए हमेशा झगड़े होते रहते हैं। रंग भेद का मतलब होता है गोरे काले में भेदभाव। चलिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। WHO क्या है के बारे में आप क्या जानते हैं? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। हमने ऊपर भी देखा है कि यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है सभी देश में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसका मुख्य कार्यकाल जिनेवा में, उसका मुख्य कार्यकाल यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक देश है, जिनेवा एक शहर है, वहीं पे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। जैसे कि यहाँ के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अनेक आर्थिक और गरीब देशों में क्या करता है? टीकाकरण और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में। इसका क्वेश्चन कहीं पे कट गया है लेकिन हम इसका आंसर बोल देते हैं। इसको याद रखिएगा कि गुट-निरपेक्ष से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला गुट-निरपेक्ष सम्मेलन जो है 1661 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया में। पहला गुट-निरपेक्ष सम्मेलन कम से कम निम्नलिखित 3 बातों पर परिणित था। पहला, 5 देश भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया तथा घाना के बीच सहयोग था। 5 देशों के बीच सहयोग था पहला गुट-निरपेक्ष आंदोलन में। और दूसरा, शीत युद्ध का प्रसार, इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना, शीत युद्ध को बढ़ने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था गुट-निरपेक्ष का। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नव स्वतंत्र अफ्रीकी राष्ट्रों का नाटकीय उदय हो चुका था। सन 1960 ईस्वी तक 16 नए अफ्रीका देश संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे। ठीक है, इसे रोकना था। गुटनिरपेक्ष का मुख्य कार्य था। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ है इसका कि गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। संक्षेप में गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी है नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है यानी कि मध्यता निभाना, यानी कि दो समूह के बीच यदि झगड़ा होता है, दोनों के बीच के झगड़े को शांत कराने का काम करता है गुटनिरपेक्ष, यानी तटस्थता इसी को कहते हैं। मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना और तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि जन आंदोलन की प्रकृति की लघु टिप्पणी कीजिए। जन आंदोलन वे आंदोलन है जो प्राय समाज के संदर्भ या श्रेणी के क्षेत्रीय तथा अथवा स्थानीय हितों के मांगों तथा समस्याओं को प्रेरित होकर पर्याय लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए 1973 में चलाया गया चिपको आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाया गया आंदोलन, दलित पैंथरेंस आंदोलन, आंध्र प्रदेश में तारी विद्रोह, यह सभी जो है यह एक जन आंदोलन है। ठीक है, और समय समय पर जो चलाए गए जो छात्र आंदोलन, ये भी एक जन आंदोलन है। नारी मुक्ति और सशक्तिकरण समर्थित आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सभी जो है जन आंदोलन है। ये सभी जन आंदोलन के उदाहरण। आप याद रखिएगा इसका नाम कि यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तारी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और छात्र आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिहार में। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो थे कि किसने शुरू किया था? आप कमेंट में आंसर जरूर करिएगा इसका। आगे क्वेश्चन है शिक्षा और जो रोजगार में पुरुष और महिला, इसको हमने देख लिया है इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है मई 1961 में केंद्र सरकार का काका केलकर योजना की सिफारिश को अस्वीकार करने के बाद राज्य सरकार को क्या परामर्श दिया था? केंद्र सरकार ने मई 1961 में अन्य पिछड़ी जाति की अखिल भारतीय सूची को समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अतिरिक्त किसी भी जाति को आरक्षण न देने का निर्णय लिया था। अतः 1961 ईस्वी में इसके जो राज्य है 1961 ईस्वी में इसके राज्यों को परामर्श दिया कि यदि वे पिछड़े जाति की निर्धारण की कोई कसौटी तय नहीं कर पाई तो इसके लिए जाति के बजाय आर्थिक आधार को अपनाना अच्छा होगा। यानी कि केलकर समिति जो था वह जाति के लिए, यानी कि जो जाति जो था, जो पिछड़ा जो जाति था, उसको अधिकार देने के लिए, समाज में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए जोर दिया था। लेकिन जो राज्य सरकार जो थी वह इस चीज़ के, कई राज्य सरकार इस चीज़ के विरोध करती थी और इससे समर्थन नहीं देती, परामर्श नहीं देती थी। तो उनका जो केंद्र सरकार का कहना था कि आप हर राज्य जो थे जातीय निर्धारित कई कसौटी को तय करें ताकि हम उसे आरक्षण दे पाए, और यदि नहीं कर पाते हैं तो हम आर्थिक आधार पर उसे हम आरक्षण देंगे। ठीक है, तो इसका यही मतलब था। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संगठन क्या है? पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व संगठन है, जो एक प्रकार का संघ है जिसमें कई देश शामिल होते हैं। अधिकांश संगठन को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है। किसी देश अथवा संगठन की तुलना में अपनी ताकत का अवसर बढ़ाने के लिए देश संगठन बनाते हैं, उसे ही हम संगठन कहते हैं।
चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना, यह योजना अमेरिकी विदेशी मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति जो थे युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई थी। आने वाले वर्षों में पश्चिम यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था जो देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ था। इसे हम मार्शल योजना कहते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, किन्हीं 5 मानव अधिकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई है। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में 20 मानव अधिकारों की सूची सम्मिलित है, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। 5 का ही नाम लिखना है। पहला, जीवन की रक्षा एवं स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है। दशा एवं बंधुत्व मजदूरी से स्वतंत्र अधिकार भी मानव अधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका से न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता एक भी न्यायिक अधिकार है। विवाह करने एवं व पारिवारिक जीवन बिताने भी एक मानव अधिकार है। कि कभी कहीं भी आने जाने व घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी एक मानव अधिकार है। देखिए, कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, वो भी एक मानव अधिकार है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं? वामपंथी दल भारतीय राजनीति में कांग्रेस के विरुद्ध साम्यवादी दल, मार्क्सवादी दल और वामपंथी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो कांग्रेस के विरुद्ध जो है साम्यवादी जो दल थी, मार्क्सवादी जो दल थी, उसे हम वाम दल की संज्ञा दी जाती है। यह दल अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब, दलित, शोषित एवं सर्वहारा दल के हित की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दल कार्यरत रहता है। यह दल पूंजीपतियों के खिलाफ विरोध करता है, हमेशा पूंजीपति के खिलाफ होता है वामपंथी दल। और एक लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा आदि राज्यों में जो शासन में इसकी मुख्य भूमिका प्रमुख रही है। वामपंथी दल जो होती है वह दलित और जो पिछड़े वर्ग है उसके हित में कार्य करती है और अरबपतियों के हमेशा यह विरोध में रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है? ये क्वेश्चन याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। ठीक है, पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण एवं न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। सुरक्षा परिषद में टोटल जो होती है, सुरक्षा परिषद में 15 जो सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं अस्थायी सदस्य। याद रखिएगा। और अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, अस्थायी सदस्य के पास नहीं होती है। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, 1990 के दशक में मध्यवर्तीय वर्षों में पंजाब में शांति किस तरह के आई थी और इसके पीछे इसके क्या अच्छे परिणाम दिखाई दिए थे? तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं। यद्यपि 1952 में राज्य में आम चुनाव हुए, लेकिन गुस्से में आई जनता ने दिल से मतदान में पूरी तरह से भाग नहीं लिया था और केवल 22% मतदाताओं ने मतदान किया था। यदि उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने अंततः दबा दिया, लेकिन अनेक वर्षों तक पूरी जनता, हिंदू एवं सिख दोनों को ही कष्ट और यातना झेलनी पड़ी। इसी को 1952 के दशक में मध्यवर्तीय कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1962 के बाद 1979 में भारत चीन के संबंध का उल्लेख कीजिए। भारत और चीन के बीच संबंध को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए थे। 1976 से ईस्वी से दोनों देशों के बीच जो थे पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल हो सके और शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तब वे विदेश के मंत्री थे, 1979 में चीन के दौरे पर गए थे। ठीक है, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो चीन के दौरे पर गए थे। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी जो थे वह भी प्रधानमंत्री थे, बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बतौर प्रधानमंत्री के रूप में चीन की यात्रा कौन की थी? तो राजीव गांधी ने किया था। इसके बाद वे चीन के साथ भारत के संबंध में ज्यादा जोर व्यापारिक मामलों में रखा था। चलिए आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ जो गैस के बारे में माना जाता है कि विश्व तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर की यह जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। एक जगह है क्योटो, उसी में इस प्रोटोकॉल को रखा गया था कि देश जो होते हैं, बहुत सारे देश जो है यानी कि अनेक प्रकार की ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के कारण जो होती है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। इसी को रोकने के लिए क्योटो में एक प्रोटोकॉल लागू किया गया था। इसके अंदर अनेक देश जो थे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ होता है कि यह कांग्रेस के पुराने व वरिष्ठ नेता का गुट था। ठीक है, कांग्रेस सिंडिकेट किसका गुट था? कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता। कांग्रेस 2 भागों में बटा था, एक कनिष्ठ और दूसरा वरिष्ठ में। तो कनिष्ठ जो था उसके अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। जिनमें इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें उनके दल की प्राथमिक सदस्यता को भी वंचित कर दिया गया था। कांग्रेस सिंडिकेट में क्या था? इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने के लिए इस दल से उनको वंचित कर दिया गया था। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा भारत में शरण लेने के कारण स्पष्ट करें। ठीक है,